नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिएगा बेटा, पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ा था, वो लगभग सभी ऑर्गेनल, सभी कोशिकांग हम सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट में पढ़ते-पढ़ते हम क्रोमेटिन पर आ चुके थे, न्यूक्लियस को अपन ने कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम वही देखेंगे कि क्रोमेटिन जो होता है उसमें कैसे क्या बातें निकल कर आती हैं, है ना? क्रोमेटिन क्या न्यूक्लिक एसिड होता है, कैसे कंडेंसेंस होता है, कैसे डीएनए रेप्लिकेट होता है, तो वो सारी बातें आज के लेक्चर में अपन कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा आपकी स्क्रीन पर सीधा लिखा हुआ है बेटा, लास्ट में अपन ने एक शब्द पढ़ा था क्रोमेटिन, वही शब्द लिखा हुआ है क्रोमेटिन कितने टाइप्स में होता है, कैसे डिवाइडेड होता है। तो देखिएगा मैंने कहा था क्रोमेटिन जो होता है वो कंडेंसेंस होके संघनित होके कहीं ना कहीं क्रोमोसोम बनाता है। और आप लोगों ने पहचाना होगा, जाना होगा साहब, एक क्रोमोसोम के अंदर ये सब बातें निकल कर आती हैं कि डीएनए होता है, उसके अंदर आरएनए होता है, और डीएनए और आरएनए को मिलाकर ही लगभग अपन क्या कह देते हैं बेटा, न्यूक्लिक एसिड कह देते हैं। और कुछ उसके अंदर कुछ क्रोमोसोम के आपको बताया था, कुछ क्रोमोसोम के अंदर प्रोटीन भी देखने को मिलती हैं। वह प्रोटीन भी दो प्रकार की हो जाती है, एक जस्टिन प्रोटीन, एक नॉन जस्टिन प्रोटीन। इसे अपन सिंपल भाषा में हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी कहते हैं बेटा। इसे सिंपल भाषा में अपन याद रखेंगे बेटा, हिस्टोन प्रोटीन और इस नॉन जस्टिस प्रोटीन को अपन नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी कहते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी कहते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी कहते हैं। इसको अपन नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी कहते हैं, इसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं बेटा। अपन धीमे धीमे डीपली सारी चीजों का स्टडी करते हैं, सारी चीजों का अध्ययन करते हैं बेटा। क्लियर है? देखिएगा कैसे क्या क्या बातें निकल कर आती हैं, धीमे धीमे आपको सब बताता हूँ बेटा। सबसे पहले बात छिड़ गई है न्यूक्लिक एसिड की, तो बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड वास्तव में होता क्या है साहब। न्यूक्लिक एसिड बेटा वास्तव में होता क्या है साहब। तो अपन चर्चाएं देखते हैं क्या होता है न्यूक्लिक एसिड। देखिएगा बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की बेटा। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल की बात करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की अपन बात करते हैं साहब। क्या होता है न्यूक्लिक एसिड, क्या होता है न्यूक्लिक अम्ल साहब, याद रखेंगे बेटा। न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक अम्ल, सबसे पहले खास बात तो यही आती है समझना बेटा कि न्यूक्लिक एसिड नाम सबसे पहले किसने दिया। तो मैं आपको बता दूं, इसे सबसे पहले मिस्र ने, एक वैज्ञानिक का नाम है मिस्र ने सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल को खोजा। मिस्र ने सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल को खोजा, ये याद रखेंगे बेटा। फिशर ने सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल को खोजा, डिस्कवर किया फिशर ने, खोजा फिशर ने, ये बात आप याद रखेंगे। क्वेश्चन आएगा कि बताइएगा सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को किसने खोजा, तो जवाब जाएगा फिशर ने खोजा साहब। एक और बात सुनना, बिल्कुल ढंग से सुनना प्यारे बच्चों। एक शब्द आता है, ये तो न्यूक्लिक एसिड आ गया, एक शब्द आता है साहब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है प्यारे बच्चों? न्यूक्लियोटाइड। तो एक समझना, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं साहब। तो मैं आपको बता दूं, जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं साहब। तो याद रखेंगे, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। बहुलक का मतलब उसके पॉलीमर होते हैं प्यारे बच्चों, बहुलक होते हैं, उसके पॉलीमर होते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, पॉलीमर होते हैं। तो बेसिकली मैं आपसे बताऊं, अगर आप एक न्यूक्लियोटाइड को देखेंगे प्यारे बच्चों, तो एक न्यूक्लियोटाइड में आपको क्या नजर आएगा,
ध्यान से देखते हैं। आप अगर एक न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो एक न्यूक्लियोटाइड में आपको क्या क्या नजर आएगा। एक न्यूक्लियोटाइड में आप देखेंगे, जब पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आपको नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट नजर आएगा। इसमें आपको प्यारे बच्चों नाइट्रोजन बेस नजर आएंगे, नाइट्रोजन बेस नजर आएंगे, पेंटोज शुगर नजर आएगा, पेंटोज शुगर नजर आएगा, और आपको इसमें फॉस्फेट नजर भी आएगा। क्या नजर आएगा प्यारे बच्चों? फॉस्फेट नजर आएगा। तो तीनों मिलकर, कौन कौन से तीनों मिलकर प्यारे बच्चों? नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट मिलकर तीनों के तीनों क्या बनाते हैं साहब? एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं साहब। मैं आपको बता दूं, संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर मेरे बच्चों, न्यूक्लियोटाइड को या नाइट्रोजन बेस को अपन कह सकते हैं कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है साहब। किसके बेस पर? संरचना के आधार पर। मैं आपको बता दूं, संरचना के आधार पर, समझते जाना बेटा, वही बातें चल रही हैं। संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर नाइट्रोजन क्षार को, नाइट्रोजन क्षार को 2 भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है अपने पास, समझना ढंग से, पहला नाइट्रोजन क्षार जो आता है वो होता है प्रिमिडीन्स। कौन सा होता है प्यारे बच्चों? याद रखेंगे, पहला जो नाइट्रोजन क्षार होता है वो होता है प्रिमिडीन्स। याद रखेंगे, प्रिमिडीन, है ना, प्रिमिडीन होता है मेरे बच्चों। पहला जो नाइट्रोजन क्षारक होता है वो प्रमिडीन होता है। कौन सा होता है? प्रमिडीन। नाम याद रखते जाना है साहब, और कुछ। दूसरा जो होता है अपने पास, याद रखेंगे प्यारे बच्चों, दूसरा जो होता है अपने पास वो प्यूरिन्स होता है। कौन सा होता है? प्यूरिन्स। दूसरा जो अपने पास निकल कर आता है वो प्यूरिन्स होता है। याद रखेंगे, दूसरा नाइट्रोजन क्षार जो निकल कर आता है वो प्यूरिन्स होता है साहब। क्या होता है मेरे बच्चों? प्यूरिन्स होता है। क्लियर है सर? कौन कौन से ऐसे नाइट्रोजन बेस होते हैं जो प्रमिडीन्स के अंतर्गत आते हैं, और कौन कौन से ऐसे नाइट्रोजन बेस होते हैं मेरे बच्चों जो प्यूरिन्स के अंतर्गत आते हैं? क्लियर है सर? तो मैं आपको बता दूं, जो प्रमिडीन के अंतर्गत आते हैं वो साइटोसिन, याद रखेंगे प्यारे बच्चों, साइटोसिन, थायमीन और यूरेशिल होता है। इसके अंतर्गत जो आते हैं वो साइटोसिन, थायमीन और यूरेशिल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? यूरेशिल होता है। याद रखेंगे, यूरेशिल होता है। और जो प्यूरिन्स के अंतर्गत आते हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा? वो भी याद बता दूं आपको, वो भी याद रखना है ऐसा। एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है प्यारे बच्चों। याद रखेंगे, एडेनिन होता है साहब वो, और ग्वानिन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? ग्वानिन। एडेनिन होता है, और क्या होता है? ग्वानिन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? ग्वानिन होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्या कहा मैंने? संरचना के आधार पर नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रमिडीन्स होते हैं प्यारे बच्चों, दूसरे प्यूरिन्स होते हैं। मीन्स पहला प्रमिडीन के अंदर जो आते हैं वो साइटोसिन, थायमीन और यूरेशिल होता है प्यारे बच्चों, और प्यूरिन्स के अंदर जो आते हैं वो एडेनिन और ग्वानिन होता है। तो इस बेस पर अपन ने क्या पढ़ा है? नाइट्रोजन क्षारकों का वर्गीकरण पढ़ा है बेटा। अब जैसे ही चीजों को आगे बढ़ाते हैं तो चीजों को समझना कैसे क्या आते हैं साहब। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो अपने पास आता है डीएनए। क्या आता है प्यारे बच्चों? डीएनए। सब लोग जानते हैं डीएनए क्या होता है? डबल न्यूक्लियोटाइड है। क्या होता है बच्चों, बताइएगा? हाँ बिल्कुल, देखिएगा, सब लोग जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है साहब?
तो देखिएगा, सबसे पहले बात यही करते हैं कि इसे किसने खोजा है, कैसे क्या जाना है सब। चलो देखिएगा, सबसे पहले मैं बता दूं आपको बेटा, जो डीएनए है वो है सबसे पहले मिसर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था प्यारे बच्चों? मिसर नामक वैज्ञानिक ने, या कह सकते हैं मिसर ने खोजा। किसने खोजा था प्यारे बच्चों? डीएनए को सबसे पहले मिसर ने खोजा। डाई न्यूक्लियोटाइड एसिड। क्लियर है साहब? देखिएगा, उसके बाद बता दूं मैं आपको, जो डीएनए है साहब, समझना बेटा, जो डीएनए है साहब, जो नाम दिया है वो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम जाता है जैकरिस। क्या नाम जाता है प्यारे बच्चों? जैकरिस। याद रखेंगे, जैकरिस ने डीएनए नाम दिया, डीएनए नाम दिया। सबसे पहले खोजा था डीएनए को मिसर ने, और जैकरिस ने सबसे पहले डीएनए को बताया, या कह सकते हैं पहला नामकरण किया उन्होंने साहब डीएनए का, है ना? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म क्या होते हैं तो आप याद रख सकते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है प्यारे बच्चों। क्लियर है सर? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और भी बातें इंपोर्टेंट, धीमे धीमे सारी बातें अपन कंप्लीट करते हैं साहब। उसके बाद समझिएगा, एक वैज्ञानिक आते हैं साहब विल्किंस। कौन से आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? याद रखेंगे, विल्किंस। विल्किंस ने, समझना, विल्किंस और एक और आते हैं फ्रैंकलिन। विल्किंस और फ्रैंकलिन ने, विल्किंस और फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से, किसकी सहायता से? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से डीएनए का अध्ययन किया, डीएनए का अध्ययन क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से डीएनए का अध्ययन किया साहब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं साहब। आगे जो बातें निकल कर आती हैं डीएनए के बारे में, और क्या क्या बातें निकल कर आती हैं, उन सबको पढ़ते हैं साहब। क्लियर है? समझना, सबसे पहले मैं बता दूं, जो एक डीएनए होता है वो किससे मिलकर बना होता है? नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है साहब। तो समझिएगा, जो डीएनए होता है वो एक द्विरज्जुकीय मॉडल होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? डीएनए एक द्विरज्जुकीय, डबल स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, द्विरज्जुकीय मॉडल होता है, द्विरज्जुकीय मॉडल होता है साहब। याद रखेंगे, डीएनए कैसा होता है? द्विरज्जुकीय मॉडल होता है। इसमें जो प्यूरिन्स और pyrimidine क्षार होते हैं साहब, वो आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसलिए कहा जाता है द्विरज्जुकीय मॉडल, क्योंकि इसमें जो प्यूरिन्स होते हैं प्यारे बच्चों, प्यूरिन्स होते हैं और pyrimidines जो होते हैं, और pyrimidine जो होते हैं साहब, प्यूरिन्स और pyrimidine एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट भी बोल सकते हैं। जैसे अगर एक साइड ऊपर प्यूरिन्स है तो नीचे क्या होगा? pyrimidines होगा। ऐसा कैसा होता है? द्विरज्जुकीय मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल होता है प्यारे बच्चों। यह डबल हेलिक्स मॉडल होता है डीएनए। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को साहब। मैं आपको बता दूं, जो डबल हेलिक्स मॉडल जो प्रस्तुत किया था वो वाटसन एंड क्रिक ने किया था। किसने किया था प्यारे बच्चों? वाटसन एंड क्रिक ने। जो डबल हेलिक्स मॉडल था, मेरे प्यारे बच्चों, वह सबसे पहले, मैं आपको बता दूं, वह सबसे पहले 1953 में वाटसन और क्रिक ने बताया।
1953 में वाटसन और क्रिक ने बताया। 1953 में वाटसन और क्रिक ने बताया। वाटसन और क्रिक ने बताया। वाटसन और क्रिक ने बताया। याद रखेंगे सर। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया मेरे बच्चों? वाटसन एंड क्रिक ने दिया सर। इन्हें इस काम के लिए 1962 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। इस काम के लिए 1962 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। किसको दिया गया? वाटसन एंड क्रिक को दिया गया। किसको दिया गया बेटा? वाटसन एंड क्रिक को दिया गया। याद रखेंगे साहब। क्लियर है साहब? चलो, आपको मैंने बताया साहब यह कैसा होता है डबल हेलिक्स मॉडल, और प्यूरिन्स और पिरामिडिन एक दूसरे के इसमें कैसे होते हैं? पूरक होते हैं साहब। तो याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं साहब। इस मॉडल के अनुसार और क्या क्या बातें आती हैं साहब? याद रखेंगे। इस मॉडल के अनुसार इस मॉडल के अनुसार डीएनए दो पॉली, है ना, याद रखेंगे, दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। इस मॉडल के अनुसार डीएनए दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। श्रृंखलाओं का बना होता है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। एक खास बात है, याद रखेंगे साहब, बना होता है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है साहब। याद रखेंगे साहब। और दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं वो आपस में एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं। बात पहले ही बताया गया था साहब। और दोनों श्रृंखलाएं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं। किसके द्वारा जुड़ी होती हैं प्यारे बच्चों? याद रखेंगे। दोनों श्रृंखलाएं, मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, दोनों श्रृंखलाएं फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। बंध द्वारा प्रति समानांतर जुड़ी होती हैं। प्रति समानांतर जुड़ी होती हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे साहब। मतलब अगर एक 3 से 5 प्राइम होगा तो दूसरा कैसा होगा प्यारे बच्चों? 5 से 3 प्राइम होगा। कहने का मीन्स एक की दिशा अगर 3 से 5 प्राइम होती है तो दूसरे की कैसी होगी? 5 से 3 प्राइम होगी साहब। कैसे होती है वो डायग्राम में अपन समझेंगे अभी। उसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं साहब, तो इसमें बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? दो क्षारकों के बीच प्यारे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखेंगे साहब। इनमें क्या देखने को मिलते हैं? क्षारकों के बीच, है ना, नाइट्रोजन क्षारकों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड भी उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन बंध भी उपस्थित होते हैं। एक खास बात याद रखेंगे, जो एडेनिन, ग्वानिन और थायमिन और साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और क्या होता है प्यारे बच्चों? साइटोसिन। तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कैसे बॉन्ड होते हैं प्यारे बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड होता है साहब। और एडेनिन और थायमिन के बीच कैसा होता है? डबल बॉन्ड। तो आपको मैं बता दूं, एडेनिन और थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, सीधी सीधी पूछी जाती है कि एडेनिन और थायमिन के बीच कितने बॉन्ड होते हैं? तो आप कह देंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कितने होते हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं साहब। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे बेटा। क्लियर है साहब? सीधा सीधा है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं साहब, यहाँ पर एक
रूल्स आता है चारगॉफ रूल्स। क्या आता है प्यारे बच्चों? चारगॉफ रूल, याद रखेंगे सब। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक रूल्स आता है चारगॉफ नियम, चारगॉफ का नियम, चारगॉफ का नियम याद रखेंगे। क्या कहते हैं भैया? चारगॉफ तो समझते हैं, चारगॉफ नियम, चारगॉफ नियम, चारगॉफ लॉ। क्या होता है चारगॉफ लॉ? समझते हैं साहब। इन्होंने कहा था जो प्यूरिन्स होते हैं और जो पिरामिडिन्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं साहब। तो याद रखेंगे टोटल प्यूरिन्स इक्वल टू क्या होता है? टोटल पिरामिडिन्स। टोटल प्यूरिन इक्वल टू टोटल पिरामिडिन्स। तो आप सब लोग अच्छे से जानते हैं जो टोटल प्यूरिन होते हैं और टोटल पिरामिडिन। प्यूरिन कौन कौन से आते हैं साहब? आप अच्छे से जानते हैं, एडेनिन और क्या होता है बेटा? ग्वानिन। तो आप रखेंगे एडेनिन प्लस ग्वानिन और बचा कुचा क्या रह जाएगा? थायमिन और प्लस क्या हो जाएगा बेटा? साइटोसिन। तो यह बात किसने बताई थी? चारगॉफ ने बताई थी। किसने बताई थी बेटा? चारगॉफ। चारगॉफ ने कहा प्यूरिन और पिरामिडिन एक दूसरे के कैसे होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं साहब। इनका अनुपात कैसा आता है? एक जैसा आता है। अनुपात से मतलब a प्लस जी अपॉन क्या हो जाएगा? t प्लस सी इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। ये बात किसने बताई थी? चारगॉफ ने बताई थी। किसने बताई थी बेटा? चारगॉफ ने। एक खास बात है, आप याद रखेंगे चारगॉफ रूल क्या होता है। चारगॉफ रूल का मतलब जितने भी प्यूरिन्स हैं और जितने भी पिरामिडिन्स हैं वो एक दूसरे के कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? इक्वल होते हैं और उनका अनुपात सदैव कितना आता है? 1 आता है। ये बात बताने का श्रेय किसको जाता है? चारगॉफ को जाता है साहब। क्लियर है? ये भी बात इंपॉर्टेंट है, एनर्जी में रहेगा साहब। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे अपने पास क्या आता है सब? चीजों को समझते हैं। देखिएगा आगे अपने पास क्या निकल कर आता है बेटा? ध्यान से समझ। तो देखिएगा इसमें ए बात होती है प्राइम की। क्या बात होती है? जैसे अगर मान लीजिएगा ए डीएनए का 3 प्राइम है तो ए वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5 प्राइम। याद रखेंगे। इसी प्रकार से अगर ए वाला 5 प्राइम है तो ए वाला कौन सा हो जाएगा बेटा? 3 प्राइम। हमेशा अपोजिट होता है। कैसा होता है? अपोजिट होता है। ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर है? चल कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देखते हैं क्या क्या बातें और निकल कर आती हैं अपने पास। अब बात एक खास रह जाती है साहब, समझना बच्चों, जो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए अपने जैसी कॉपी बनाता है, अपने ही जैसी कॉपी बनाने का काम करता है, तो उसे ही अपन क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। सर ये अपनी कॉपी क्यों बनाता है? देखिएगा कॉपी इसलिए बनाता है, मैंने आपको पहले ही समझाया था, हर सेल को जिंदा रहने के लिए, हर सेल को जिंदा रहने के लिए, या कह सकते हैं साहब अपनी संततियां बनाने के लिए क्या करना होता है बेटा? कहीं ना कहीं सेल डिवीजन करना होता है, कोशिका का विभाजन होना होता है साहब। उसी प्रकार अगर सेल डिवीजन होगा, कोशिका का विभाजन होगा मेरे लाडलो, तो कहीं ना कहीं उस कोशिका के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस भी होगा, केंद्रक भी होगा साहब, और उस केंद्रक के अंदर क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल भी होगा। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है उसके अंदर डीएनए आरएनए भी होगा मेरे बच्चों। तो कहीं ना कहीं जब पूरी सेल डिवीजन होने के लिए तैयार हो चुकी है तो जो डीएनए है वो क्या डिवीजन नहीं होगा? तो डीएनए का भी डिवीजन होता है। डीएनए भी क्या बनाता है? अपनी कॉपियां बनाता है। तो डीएनए अपनी जैसी कॉपी बनाता है, उसी को अपन कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? उसी को क्या कहा जाता है? डीएनए रेप्लिकेशन। अपनी जैसी हूबहू कॉपी बनाने का काम करता है। तो कैसे अपनी जैसी हूबहू कॉपी बनाने का काम करता है? तो उन चीजों को अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं साहब। अच्छा समझते हैं पहले क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन। देखिएगा समझते हैं प्यारे बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन। फिर डायग्राम देखते हैं कैसे क्या है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का प्रतिकरण। याद रखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का प्रतिकरण, डीएनए का प्रतिकरण, डीएनए का प्रतिकरण, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है ऐसा? तो मैंने कहा था जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, द्विरज्जुकीय मॉडल है एक सा। इसमें 2 स्टैंड होते हैं, एक 3 से 5 प्राइम, तो दूसरा उसके अपोजिट होगा 5 to 3 प्राइम सा। तो समझने का प्रयास करते हैं बेटा, थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे अपन एक डीएनए की बात करें तो एक डीएनए का एक स्टैंड ए हो गया बेटा,
दूसरा स्टैंड अपन मान लेते हैं साहब डीएनए का ए वाला हो गया साहब, दूसरा स्टैंड डीएनए का ए हो। मैंने आपको क्लियर किया था मेरे बच्चों, डीएनए आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, तो बीच बीच में इनमें क्या जुड़े होंगे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े होंगे साहब, है। दो पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इनमें क्या होगा बताइएगा, तो इनमें क्या होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी होगा साहब कहीं ना कहीं, है ना। तो ये सब बॉन्ड क्या जुड़े होंगे, डीएनए पे जुड़े होंगे साहब। अब डीएनए को अपनी जैसी कॉपी बनानी है साहब, और डीएनए को अपनी जैसी कॉपी बनानी है तो क्या करता है डीएनए, समझिएगा। देखिएगा अपन थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं, देखिएगा समझिएगा, डीएनए अगर अपनी कॉपी बना रहा है बेटा तो ये क्या करेगा, समझिएगा। जैसे डीएनए है, अगर ये अपनी कॉपी बना रहा है तो कैसे क्या करेगा। डीएनए अगर अपनी कॉपी बना रहा है बेटा तो एक ही जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे। क्या होंगे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड इसके ब्रेक होंगे, जो जुड़े होंगे वो सारे इसमें क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे साहब। तो समझते हैं कैसे क्या ब्रेक होता है, कौन कौन से एंजाइम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं साहब। देखिएगा साहब, इसमें कुछ एंजाइम आएंगे, उन एंजाइमों को थोड़ा समझने का प्रयास। एक एंजाइम होता है प्यारे बच्चों हेलिकेज एंजाइम। कौन सा होता है, हेलिकेज। तो आप समझिएगा, इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है हेलिकेज। एक एंजाइम की बात कर रहा हूं मैं प्यारे बच्चों, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है हेलिकेज। हेलिकेज। तो जो हेलिकेज एंजाइम होता है वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको तोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है प्यारे बच्चों, जो हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में कनेक्टेड है, समझिएगा। यहाँ पर कौन आके चिपक जाएगा, यहाँ पर आपका हेलिकेज आके चिपक जाएगा। यहाँ पे हेलिकेज आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और जैसे ही हेलिकेज आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वहां से तोड़ देगा, वहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा साहब। कौन सा, हेलिकेज एंजाइम। अब एक बात बताइएगा, जैसे ही हेलिकेज एंजाइम इसको ब्रेक करेगा, समझिए एक रस्सी है, वहां से हेलिकेज एंजाइम इसको ब्रेक करता जा रहा है सब, समझ। जैसे ही हेलिकेज एंजाइम उसको ब्रेक करेगा, कोई रस्सी है, एक रस्सी को अपन जैसे गांठ लगी है उसमें बहुत सारी, और रस्सी को रिलीज करें, ऐसे खोलते जाएं तो एक जगह बहुत ज्यादा टेंशन जनरेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा साहब, एक जगह बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न हो जाएगा साहब। उस तनाव को भी मेंटेन करके रखना है, समझ में आ रही बातें कि नहीं आ रही हैं साहब। उस तनाव को भी मेंटेन करने का काम, वो तनाव ज्यादा नहीं हो जाए उस रस्सी में, या उस रस्सी का मतलब उस डीएनए में उसमें ज्यादा ना हो जाए, तो उसको रिलैक्स रखने का काम एक एंजाइम करता है जिसका नाम होता है टोपो आइसोमरेज। क्या करता है प्यारे बच्चों, तनाव को कम करता है। इसमें जो तनाव उत्पन्न होता है वहां पे एक एंजाइम पाया जाता है टोपो आइसोमरेज। कौन सा पाया जाता है लाडलो, बता दीजिएगा। टोपो आइसोमरेज एंजाइम पाया जाता है, टोपो आइसोमरेज एंजाइम पाया जाता है, टोपो आइसोमरेज एंजाइम पाया जाता है। टोपो आइसोमरेज एंजाइम इसके तनाव को कम करता है। किसको कम करता है प्यारे बच्चों, तनाव को। तो क्या लिख सकते हैं, अति कुंडलन। कहने का मीन्स जो कॉइलिंग हुई है, सुपर कॉइलिंग जो हुई है, उसके टेंशन को कम करता है। अति कुंडलन के, है ना, अति कुंडलन के कारण उत्पन्न तनाव को कम करता है। लिख सकते हैं, अति कुंडलन के कारण, अति कुंडलन के कारण उत्पन्न तनाव को कम करता है, उत्पन्न तनाव को कम करता है, तनाव को कम करता है, कम करता है, टेंशन को रिलीज करता है, कम करता है। कहने का मीन्स जो कॉइलिंग हुई है साहब, जो कॉइलिंग हुई है मेरे प्यारे बच्चों, उस कॉइलिंग में जो टेंशन जनरेट हुई है उस टेंशन को क्या करता है, कम करता है। उस टेंशन को क्या करता है, कम। कौन सा एंजाइम करता है ये, टोपो आइसोमरेज एंजाइम करता है। कौन सा करता है मेरे बच्चों, बता दीजिएगा। टोपो आइसोमरेज एंजाइम करता है ऐसा। अब आगे बढ़ते हैं धीमे धीमे चीजों को समझने। हेलिकेज एंजाइम ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। हेलिकेज एंजाइम तोड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है साहब, हाइड्रोजन बॉन्ड को वहां से ब्रेक कर देता है साहब। ये बात याद रखेंगे साहब। अब धीमे धीमे जैसे ही बातें आगे बढ़ती हैं साहब, तो एक चीज और आती है, सिंगल स्टैंडर्ड एसएसबीपी, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन साहब, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे मान लीजिए खुल रहा है साहब, तो खुलने भी सिस्टमेटिक खुले साहब। तो यहाँ पर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है एसएसबी
पी, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, याद रखेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड वाइंडिंग प्रोटीन होती है प्यारे बच्चों। ये क्या करती है, ये जैसे यहाँ से ब्रेक होते जा रहे हैं साहब, तो बिल्कुल आराम से ब्रेक कराने में क्या करती है, मदद करती है, ज्यादा ना खुल जाए, ज्यादा ब्रेक ना हो जाए साहब। ऐसा करने का काम कौन करता है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन करती है साहब। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं समझिएगा, डीएनए जो होता है साहब, अब वो अपनी क्या बनाएगा, कॉपी बनाएगा साहब। अब थोड़ा इधर समझ लेते हैं चीजों को, कैसे क्या करने वाला है ये सब। जैसे मान लीजिएगा बेटा, इसको डीएनए को यहाँ से काट दिया गया, अब डीएनए को यहाँ से क्या कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है। ब्रेक करने का काम करता है न्यूक्लियोटेज एंजाइम, क्लियर है साहब, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला। जैसे यहाँ से डीएनए ब्रेक होगा तो ये डीएनए अब बनेगा कैसे, समझना प्यारे बच्चों। जैसे ये डीएनए था अपने पास पूरा का पूरा, ये डीएनए था साहब, मान लीजिएगा। अब ये डीएनए कैसा हो जाएगा, ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा बेटा, ऐसा दिखेगा। हाँ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई यहाँ पे। ये डीएनए अब कैसा नजर आएगा अपन को, ऐसा नजर आएगा साहब, है ना। अब होगा क्या साहब, समझिएगा। जैसे मान लीजिएगा एक डीएनए का कौन सा हिस्सा होगा साहब, 3 प्राइम से 5 प्राइम, और दूसरा कौन सा होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब एक उल्टा होगा एक सीधा। जैसे मान लीजिएगा यहाँ से एक हिस्सा है, ये कौन सा है, 5 प्राइम से, मान लीजिएगा कौन सा हो गया बेटा, ये 5 प्राइम से लेकर कौन सा हो गया, 3 प्राइम तक का हिस्सा हो गया, यहाँ से यहाँ 3 प्राइम। तो ए वाला कौन सा हो जाएगा, 3 प्राइम से कहाँ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 प्राइम तक जाएगा साहब। अब डीएनए यहाँ पर अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देगा। क्या कर देगा प्यारे बच्चों, डीएनए अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट करेगा साहब। तो होता क्या है, डीएनए एकदम अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट नहीं करता ऐसा, है ना। यहाँ पर एक एंजाइम होता है पॉलीमरेज। कौन सा होता है प्यारे बच्चों, पॉलीमरेज, याद रखेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण एंजाइम भूमिका निभाता है जिसका नाम होता है पॉलीमरेज। पॉलीमरेज सर, ये पॉलीमरेज क्या करता है, पॉलीमरेज सर ये क्या करता है, पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए एंजाइम होता है साहब। कैसा होता है प्यारे बच्चों, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए होता है, मतलब डीएनए को देखकर डीएनए जैसी कॉपी बनाने का क्या करता है, काम करता है साहब। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए होता है साहब। यह कैसा होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए प्रोटीन या डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है ऐसा। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए एंजाइम होता है ऐसा। एक काम क्या करता है साहब, डीएनए डिपेंडेंट मतलब डीएनए को देखकर डीएनए जैसी कॉपी बनाता है। कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिएगा ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, 5 प्राइम से लेकर कौन सा है, 3 प्राइम। इस पर जो बेस लगे हैं वो ऐसे लगे हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ऐसे लगे। तो इसके अपोजिट बेस बनाने का जो काम करता है मेरे प्यारे बच्चों, वो पॉलीमरेज का। जैसे एडेनिन है तो इसके नीचे क्या लगा देगा, थाइमिन। ग्वानिन है तो साइटोसिन लगा देगा। थाइमिन है तो एडेनिन लगा देगा। साइटोसिन है तो ग्वानिन लगा देगा। तो उसके अपोजिट जैसा बनाने का काम भैया कौन करता है साहब, पॉलीमरेज करता है। कौन करता है, पॉलीमरेज। पर पॉलीमरेज आसानी से काम स्टार्ट नहीं करता। पॉलीमरेज कैसा करता है प्यारे बच्चों, आसानी से काम करना स्टार्ट नहीं करता है साहब। ये आसानी से काम नहीं करेगा पॉलीमरेज भैया, बिल्कुल धीमे धीमे काम करना स्टार्ट करता है। कैसे धीमे धीमे काम करना स्टार्ट करता है, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, मान लीजिएगा साहब, समझिएगा। जैसे मान लीजिएगा जो हमेशा जो न्यू स्ट्रैंड डीएनए बनेगा वो कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। कैसा बनेगा प्यारे बच्चों, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा साहब न्यू डीएनए स्ट्रैंड साहब। तो हमेशा जो स्टार्टिंग करवाएगा, पॉलीमरेज डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेगा डीएनए की कॉपी बनाना, वो जो स्टार्ट करवाएगा साहब, वो स्टार्ट कराने का जो काम करता है उसको अपन प्राइमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आरएनए प्राइमर। तो सबसे पहले थोड़ा सा आकर क्या जुड़ जाएगा, आरएनए प्राइमर आके जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा प्यारे बच्चों, आरएनए प्राइमर आके जैसे ही जुड़ता है तो फटाक से जो डीएनए होता है, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से फटाक से अपनी क्या बना लेता है साहब, फटाक पलक झपकते साहब इसकी क्या कर देता है, कॉपी कर देता है। क्या कर देता है प्यारे बच्चों, कॉपी कर देता है साहब। बात समझ में आ गई साहब। अब दूसरी बात है साहब, हमने कहा आरएनए प्राइमर हमेशा कहां से कहां लगता है प्यारे बच्चों, बताइएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम लगता है। कैसा लगता है प्यारे बच्चों, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब एक बात बताइएगा, जो न्यू स्ट्रैंड जो नया बन रहा होगा डीएनए साहब, वो हमेशा ऊपरी वाली टेम्पलेट के कैसा होगा, अपोजिट होता है कि नहीं होता है साहब। कैसा होता है प्यारे बच्चों, अपोजिट होता है साहब। तो समझिएगा, यहाँ से जैसे मान लीजिएगा यहाँ से बनाए अपन एक, जैसे शुरुआत में आ गया साहब, हमेशा कैसा लगेगा ये साहब, बताइएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 प्राइम टू कैसा लगेगा बेटा, 3 प्राइम। आगे जाके पूरी क्या कर देगा, ये कॉपी कर देगा साहब इस तरीके से।
अब एक और खास बात सुनिएगा साहब, अब यहाँ से तो हुआ, अब मान लीजिएगा यहाँ ऊपर वाले स्टैंड में मान लीजिएगा यहाँ पे अपन को लगाना है साहब, तो कैसे लगाएंगे, यहाँ कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे अपन को कैसे लगाना, इधर से लगाना पड़ेगा। कहाँ से लगाना पड़ेगा बेटा, इधर से अपन को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इधर से अगर स्टार्ट करेंगे साहब, जैसे मान लीजिएगा इधर से स्टार्ट करें साहब, तो कैसे होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये जो यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ से अपन ने प्राइमर लगाया साहब, जैसे यहाँ से अपन लगाए, यहाँ से जैसे ये, तो यहाँ पे अपन ने शुरू में लगाया प्राइमर 5 प्राइम, कौन सा लगाया बेटा 3 प्राइम, है। तो यहाँ से सीधा कौन कॉपी करना स्टार्ट कर देगा, ये कर देगा। तो ऊपर वाला जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों, एक इसमें डिसकंटिन्यूअस होगा, एक कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा साहब। तो ये जो कंटिन्यूअस होगा उसे लेगिंग फेज कहेंगे, जो डिसकंटिन्यूअस होगा उसे लीडिंग फेज कहा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे साहब, क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है साहब। जैसे इसे सिंपल फॉर्म में देखा जाए, इस बात को कैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिएगा ये अपने पास डीएनए है, यहाँ से डीएनए की क्या हुई बेटा, ओपनिंग हुई साहब, इस तरीके से डीएनए की ओपनिंग हुई साहब। इसे प्राइम को अपन मान लें 5 प्राइम 3 प्राइम, और इस वाले को अपन मान लें उल्टा ही होता है वो तो हमेशा, 5 प्राइम से कितना मान लिया बेटा, 3 प्राइम मान लिया। कैसा मान लिया, 3 प्राइम मान लिया साहब। अब होता है कैसा, अब न्यूली जो स्टैंड बनना है, क्या बनना है, न्यूली सिंथेसाइज्ड जो स्टैंड बनना है साहब, न्यूली सिंथेसाइज्ड जो स्टैंड बनना है साहब, है ना, वो कैसे बनेगा, हमेशा कैसा जोड़ता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जोड़ता है ना, प्राइमल बनेगा। तो यहाँ से जुड़ेगा सीधा, कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ऐसे ऐसा नहीं जुड़ेगा, है ना, 5 प्राइम टू, तो इधर का भी सेम नहीं हो सकता, अपोजिट होगा साहब। तो इसमें जो बनके आता है साहब वो कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में। कैसा होता है प्यारे बच्चों, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। इसमें जो बनेगा यहाँ से वो टुकड़ों में बनता है। कैसा बनता है, एक तो फास्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से जो बनेगा वो कैसा बनेगा, टुकड़ों में बनता है, डिसकंटिन्यूअस। तो ये वाला जो टेम्पलेट होता है वो कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों, असतत होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है ऐसा। और ए वाला कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये बात आप याद रखेंगे, सतत होता है साहब, क्लियर है साहब। और ये कौन सा है, टेम्पलेट डीएनए मान लो साहब इसको, टेम्पलेट डीएनए है ना साहब, टेम्पलेट डीएनए या पेरेंटल स्टैंड्स भी कहते थे साहब, पेरेंटल स्टैंड्स भी कह देते हैं, स्ट्रैंड्स भी कह देते हैं साहब, याद रखेंगे इस चीज को, क्लियर है बेटा। स्ट्रैंड्स RANDS है ना, ज्यादा नहीं लिख रहे हैं बस इतने। तो हमेशा अपोजिट काम करते हैं ना, बाद में जो बन जाएगा तो इनको जोड़ने का काम कौन कर देता है, पॉलीमरेज कर देता है। कौन कर देता है प्यारे बच्चों, पॉलीमरेज, याद रखेंगे साहब, पॉलीमरेज कर देता है, क्लियर है साहब। तो ये सारे एंजाइम इसमें क्या निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, दूसरा डीएनए बनेगा, ऐसे बनते हुए क्या होते हैं, कंटिन्यू चलते चले जाते हैं साहब, क्लियर है बेटा। चल आगे बढ़ते अपन चीजों को समझते हैं। यही सब कहानी इसमें दी हुई है साहब। देखिएगा ऊपर वाला जो स्टैंड होता है उसको क्या बोलते हैं, लेगिंग स्टैंड, नीचे वाले को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, लीडिंग स्टैंड्स, याद रखेंगे साहब, है ना, लेगिंग स्टैंड्स। ऊपर वाला देखिएगा कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस। ऊपर वाला इंस कैसा बनाया है प्यारे बच्चों, इन्होंने डिसकंटिन्यूअस बनाया है, असतत बनाया है। कैसा बनाया है, इसको असतत बनाया है, याद रखेंगे। इसको कैसा बनाया है बेटा इन्होंने, असतत बनाया है, असतत, डिसकंटिन्यूअस, है ना। RA प्राइमर इसको स्टार्ट करवा देगा सा, और क्या बोल जाएगा ये, लेकिंग स्टैंड हो जाएगा सा। और इसमें जो छोटे छोटे खंड मिलते हैं, मैंने कहा टुकड़ों में होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, उस एक एक खंड को अपन ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, ओकाजाकी खंड बोलते हैं। इसको जो खोलने का काम करता है वो हेलिकेज करता है, बताया, नीचे लीडिंग स्टैंड होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज इसको जोड़ने का काम करता है साहब। ये पूरी कहानी आपको मैंने बता दी प्यारे बच्चों, क्लियर है साहब, समझ में आया, बड़ी मेहनत लगी साहब, समझ में आया तो लाइक करें, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे समझते हैं, छोटी सी बात रह गई है, डबल हेलिक्स मॉडल क्या होता है, द्विरज्जुकीय मॉडल। मैं सारी बातें बता भी चुका था कि डबल हेलिक्स मॉडल क्या होता है ऐसा। सबसे मैंने कहा था आपको जो द्विरज्जुकीय मॉडल है, जो डबल हेलिक्स मॉडल है, वो किसने दिया था साहब, तो मैं आपसे बताया डबल हेलिक्स जो मॉडल है वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। किसने दिया था प्यारे बच्चों,
वॉटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले डबल हेलिक्स मॉडल को बताया था, और जो बताया वो 1953 में बताया, 1953 में बताया डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में इन्होंने साहब। कब बताया प्यारे बच्चों? 1953 में बताया साहब। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया साहब। इस काम के लिए उन्हें, आपको मैंने बताया भी, इस काम के लिए उन्हें 1962 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। क्या दिया गया बोल दीजिएगा? नोबेल प्राइज भी दिया गया। कब दिया गया मेरे लाडलू? 1962 में वॉटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज भी दिया। इन्होंने कहा जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, और यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है जो आपस में प्रति समानांतर होती हैं। बातें सब लिखा दी, तो आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई होती है, ऐसा है ना, याद रखेंगे बेटा। क्लियर? अब थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि डीएनए की लंबाई कितनी होती है, डीएनए की चौड़ाई कितनी होती है, कैसे क्या डीएनए होता है ऐसा। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, जैसे बेसिकली आपका डीएनए बना हुआ है साहब, है ना। अगर डीएनए की अपन बात करें कैसे क्या इसमें बातें होती हैं साहब तो सबसे पहले मैं बता दूं, डीएनए में जो 4 युग्मों की जो संख्या होती है वो 12 होती है। कितनी होती है लगभग प्यारे बच्चों? 12 होती है साहब। कैसे 12, क्या होता है साहब, तो समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले याद रखेंगे द लेंथ ऑफ लंबाई बात करते हैं एक हेलिक्स की। हेलिक्स का मतलब होता है कुंडलन की प्यारे बच्चों, है ना। द लेंथ ऑफ वन हेलिक्स इन डीएनए, द लेंथ ऑफ वन हेलिक्स इन डीएनए, डीएनए में एक हेलिक्स की जो लंबाई होती है मेरे प्यारे बच्चों वो निकल कर आती है 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है ये वन हेलिक्स? समझिएगा, समझना प्यारे बच्चों, ये वन हेलिक्स होता क्या है समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिएगा एक कुंडलन से लेके दूसरा कुंडल, जैसे मान लीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसे वन हेलिक्स बोलते हैं। 34 एंगस्ट्रॉम कितना हो जाएगा? 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा सर। दूसरी खास बात याद रखना सर, दूसरी भी खास बात याद रखना, एक कंप्लीट हेलिक्स में 10 पेयर न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक कंप्लीट हेलिक्स में कितने होते हैं? 10 पेयर न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अ कंप्लीट हेलिक्स कंटेन्स, अ कंप्लीट हेलिक्स कंटेन्स 10 न्यूक्लियोटाइड्स, 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें, है ना। एक पूरे हेलिक्स में, एक पूरे अतिकुंडलन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं बेटा? 10। एक हेलिक्स में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक हेलिक्स में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, याद रखेंगे 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये बात भी इंपॉर्टेंट है साहब, 10 या 12 भी हो जाते हैं, कोई बड़ी बात, 10 से 12 होता है साहब। अब मैं बात करता हूँ साहब इसके डायामीटर की, है ना। डायामीटर ऑफ डीएनए कितना होता है प्यारे बच्चों? याद रखेंगे। व्यास कितना होता है इसका? व्यास, डायामीटर की बात करें साहब तो डायामीटर इसका होता है 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है प्यारे बच्चों? 20 एंगस्ट्रॉम इसका व्यास निकल कर आता है साहब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द डिस्टेंस बिटवीन पेयर्ड बेसिस कितना होता है साहब? द डिस्टेंस बिटवीन, यहां लिख दे रहा हूं मैं, द डिस्टेंस बिटवीन पेयर्ड बेसिस, दो क्षारों के बीच की दूरी कितनी होती है साहब? बेसिस, आपको मैं बता दूं 3.4 एंगस्ट्रॉम होते। कितनी होती है प्यारे बच्चों? बता दीजिएगा। 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है साहब। कहने का मीन्स दो क्षार के बीच की दूरी, दो क्षारों के बीच की दूरी से मतलब क्या हो जाएगा साहब? आप समझिएगा बेटा, समझ पाएंगे। जैसे दो क्षार ए हो गए, जैसे यहाँ से एक क्षार ए, एक क्षार ए, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है साहब वो कितनी निकल कर आएगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम निकल कर आएगी। कितनी निकल कर आएगी बेटा? 3.4 एंगस्ट्रॉम निकल कर आएगी साहब। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया साहब, 3.4 एंगस्ट्रॉम इसमें निकल कर आएगी साहब। तो यही सब क्या था? डबल हेलिक्स मॉडल। बाकी सब बातें आपको बताई दी थी साहब, है ना।
सारी की सारी बातें पहले भी बता दी थी। तो डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था साहब, है ना। इसमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं साहब, याद रखेंगे। इसमें बॉन्ड कौन सा होता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है साहब, है ना, ये सब बताया था साहब। एडेनिन, थाइमिन, है ना, एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है, एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। एडेनिन थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कितना होता है प्यारे बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक खास बात है, याद रखेंगे सब, है ना। ठीक है, एक हेलिक्स की लंबाई, हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक, चलो ये अपने पास बातें निकल कर आती हैं। आज इतना ही रहने देते हैं बेटा। इसके आगे अपन आरएनए वगैरह, है ना, गुणसूत्र कैसे बनता है, कैसे अतिकुंडलित होता है, ये सारी बातें अपन पढ़ेंगे साहब। क्लियर है? कोई भी दिक्कतें हो तो आप कमेंट में बताएं। धन्यवाद।